हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, हमारा कक्षा 10 का अध्याय 6 चल रहा था और अध्याय 6 में जैव प्रक्रम को हम पढ़ रहे थे। किसको पढ़ रहे थे? जैव प्रक्रम को पढ़ रहे थे। इसमें भाग हमने एक पढ़ लिया था। अब हम सेकंड भाग को पढ़ने जा रहे हैं और सेकंड भाग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ताकि आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए, तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है, उस समय हमारा चल रहा था पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किसके रूप में लेते हैं। ठीक है, क्या था? पेड़ पौधे पेड़ पौधे पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? किस रूप में लेते हैं? ठीक है, तो पेड़ पौधे आप सभी जानते होंगे। पेड़ पौधों के लिए हम वृद्धि के लिए हम क्या देते हैं? यूरिया। क्या देते हैं? खेतों में क्या देते हैं? यूरिया। क्या देते हैं? यूरिया। और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। क्या होता है? NH2CO NH2। तो खाकी इसमें नाइट्रोजन भी आ रहा है, इसमें नाइट्रोजन भी आ रहा है। तो देखिए, जो नाइट्रोजन होता है, तो पेड़ पौधे जो नाइट्रोजन जो होता है, उस नाइट्रोजन को कभी नाइट्रोजन को सीधे नहीं लेते हैं। वो नाइट्रोजन को हमेशा नाइट्राइल किसके रूप में लेते हैं? नाइट्राइल किसके रूप में लेते हैं? नाइट्राइड। या फिर क्या किसके रूप में लेते हैं? नाइट्रेट। किसके रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। किसके रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते होंगे पेड़ पौधे जो होते हैं की वृद्धि के लिए, हम पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए क्या देते हैं? खेत में क्या देते हैं? यूरिया देते हैं। और यूरिया का फॉर्मूला क्या है? यह है, ठीक है, NH2CO NH2। ठीक है, आप देखिए, नाइट्रोजन को पेड़ पौधे, आपको लिखना क्या है इसमें? लिखना है कि पेड़ पौधे नाइट्रोजन को सीधे नहीं लेते हैं। ठीक है, सीधे नाइट्रोजन के रूप में नहीं लेते हैं। पेड़ पौधे नाइट्रोजन को नाइट्राइड एवं नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। ठीक है, किसके रूप में लेते हैं? नाइट्राइड एवं नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो हम टॉपिक को लिखते हैं। इसको आप सभी को ऐसे ही लिखना है। ये मेरा वादा है, आपका 95 नंबर से ऊपर आपको दबाने की मेरी गारंटी है। कुछ लोग मेरे को समझ रहे हैं कि इसकी एज बहुत कम है, इसने अभी 12th क्लास पास की है, तो ये हमें क्या पढ़ा सकता है। ठीक है, तो कभी भी आप किसी से भी उम्र से तजुर्बा मत करना, क्योंकि उम्र मायने रखती है, नॉलेज मायने रखता है। ठीक है, तो लिखिए, पेड़ पौधे पेड़ पौधे नाइट्रोजन को पेड़ पौधे नाइट्रोजन को सीधे सीधे नाइट्रोजन के रूप में नहीं लेते हैं। सीधे नाइट्रोजन के रूप में नाइट्रोजन के रूप में नहीं लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन को नाइट्रेट नाइट्रेट एवं नाइट्राइल के रूप में लेते हैं। किसके रूप में लेते हैं? नाइट्राइड के रूप में लेते हैं। ठीक है, यानी कि नाइट्रेट एवं नाइट्राइड के रूप में लेते हैं। ठीक है, रूप में लेते हैं। तो ये बात आपको लिखनी है। आपसे पूछा जाएगा कि पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं। एबीसीडी में क्वेश्चन आएगा नाइट्रोजन के रूप में, या फिर नाइट्रेट के रूप में, या फिर कुछ और दे देगा। तो आपको इनमें से कौन सा ही करना है? नाइट्रेट करना है। ठीक है, नाइट्रेट या फिर नाइट्राइड। ठीक है, इन दोनों में से कोई सा भी आ जाए कि पेड़ पौधे किसको ग्रहण करते हैं? नाइट्रोजन के रूप में किसको ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट या फिर एवं नाइट्राइड के रूप में। ठीक है, और एक नीचे फॉर्मूला भी लिखना है, यूरिया का फॉर्मूला। यूरिया का फॉर्मूला आपको कई बार पूछा जा सकता है। यूरिया का फॉर्मूला जो होता है, इसको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप यूरिया के फॉर्मूले को भी लिखना है। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2 NH2CO NH2। ठीक है, ये यूरिया का क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है, आप सभी इसको जल्दी से उतार लीजिए, हम आगे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आशा है, उम्मीद है आप सभी ने ये लिख लिया होगा। हम आगे चलते हैं।
अब स्वपोषी पोषण खत्म हो चुका है। पोषण हमने दो प्रकार का बताया था, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। इसमें से हमने स्वपोषी पोषण को कंप्लीट पढ़ लिया है। अब हम विषमपोषी पोषण को स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, लिखिए, दूसरा है विषमपोषी पोषण। क्या है? विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण क्या है? विषमपोषी पोषण। और विषमपोषी पोषण क्या होता है? आप सभी जानते होंगे। विषमपोषी पोषण का मतलब होता है विषम, जो मतलब वे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, यानी कि वे जीव जंतु जो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, दूसरे जीवों पर क्या रहते हैं? आश्रित रहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? विषमपोषी पोषण कहते हैं। देखिए, जैसे मानव हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकता है, ठीक है। आप देखिए कि मनुष्य जो भी क्या करता है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, ठीक है। आप सभी सोच रहे होंगे कि भोजन तो हम अपने हाथ से बनाते हैं। इस पर ध्यान मत दीजिए, उस पर ध्यान दीजिए कि भोजन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? पेड़ पौधों से आ रहा है। तो पेड़ पौधों पर हम निर्भर हैं। किस पर निर्भर हैं? पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। क्यों? जब रोटी बनाते हैं तो रोटी बनाने के लिए नाज चाहिए, और नाज कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, ठीक है। तो आप सभी जानते होंगे कि हम कैसे हैं? विषमपोषी पोषण। आप कभी, कुछ लोग, कुछ बच्चे क्या होते हैं, मतलब मूड खराब हो जाता है उनका, वो लिखते हैं स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण नहीं है, मानव विषमपोषी पोषण है, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं? विषमपोषी पोषण यानी कि वे जीव जंतु जो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं। कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, ठीक है। एवं दूसरे पर आश्रित रहते हैं। क्या रहते हैं? दूसरे पर आश्रित रहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? विषमपोषी पोषण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विषमपोषी पोषण कहते हैं। विषमपोषी पोषण कहते हैं, ठीक है। तो आप सभी ने देखा होगा विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं? कि वे जीव जंतु जो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं एवं दूसरे पर आश्रित रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विषमपोषी पोषण कहते हैं, ठीक है। अब हम विषमपोषी पोषण के उदाहरण देखेंगे। विषमपोषी पोषण के उदाहरण, तो विषमपोषी पोषण में पहले लिख सकते हैं मानव, दूसरा है चूहा, क्या हो सकता है? चूहा। तीसरा है बिल्ली भी हो सकती है, ठीक है, बिल्ली हो सकती है, और अन्य सभी हो सकते हैं आदि, ठीक है। अन्य सभी और भी हो सकते हैं। मानव होता है, चूहा होता है, बिल्ली होता है, कुत्ता होता है, कौवा होता है, सभी क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं, ठीक है। आदि मैंने लगा दिया है, आदि से मतलब और कुछ भी, और अनेक हो सकते हैं, ठीक है। तो हम विषमपोषी पोषण के कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। अमीबा पढ़ेंगे, पैरामीशियम पढ़ेंगे, ठीक है। और आगे हम श्वसन, जो मानव में पाचन क्रिया हो रही है और श्वसन क्रिया हो रही है, उत्सर्जन क्रिया हो रही है, उन सभी क्रियाओं को हम पढ़ेंगे, ठीक है। यह अध्याय बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आप सभी को क्या करना है? इस पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब नहीं भूलना है, और अन्य अपने साथियों के साथ क्या करना है? वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। तो हम टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। अगला है अमीबा में क्या है? पोषण। क्या है? अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण। अमीबा में क्या है? पोषण। तो आप सभी जानते होंगे अमीबा में पोषण जो होता है। पहले ये बताइए, अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय? ठीक है, तो आप सभी पहले से ही जानते होंगे, कक्षा 8 9th क्लास में पढ़ लिया होगा, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। और ये कैसा है? विषमपोषी पोषण है। इसमें कौन सा पोषण होता है? विषमपोषी पोषण होता है। तो लिखिए, पहले मेरी बात को सुनिए, अमीबा में पोषण किस प्रकार का होता है। पहले देखिए, इसमें लिखना क्या है कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है,
यह अपना कूटपाद के माध्यम से अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, कूटपाद होते हैं मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, घेर लेते हैं। ठीक है, भोजन के कण को क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं, वही क्या है, कूटपाद है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, ये एक कोशिकीय जीव है और ये कूटपाद के माध्यम से अपना भोजन ग्रहण करता है। और अगली बात, ये रसधानी का निर्माण करता है। ठीक है, उस रसधानी के एंजाइम जो होते हैं उस भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कर देते हैं और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, तो लिखना क्या है, लिखिए, यह है एक कोशिकीय जीव है, यह एक कोशिकीय जीव है, यह एक कोशिकीय जीव है जो जो कूटपाद के जो कूटपाद के माध्यम से जो कूटपाद के माध्यम से अपना जो कूटपाद के माध्यम से अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, क्या है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो कूटपाद के माध्यम से अपना भोजन ग्रहण करता है एवं इसका आकार निश्चित नहीं होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। यह इंपॉर्टेंट भी है कि इसका आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है, यानी इसका आकार निश्चित नहीं होता है तथा रसदानी का निर्माण करता है और उस रसधानी के एंजाइम और उस रसधानी के एंजाइम उस भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कर देते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, यह आपको पूछा जाएगी कि एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं, तो आपको लिखना होगा कि ये एक कोशिकीय है। अब इसमें लिखना क्या है, यह एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया अमीबा में होती है। पहली बात क्या लिखनी है, एंडोसाइटोसिस क्रिया अमीबा में होती है। यह एक कोशिकीय जीव है जो कूटपाद के माध्यम से अपना भोजन ग्रहण करता है। इसका आकार निश्चित नहीं होता है एवं रसधानी का निर्माण करता है और उस रसधानी के एंजाइम उस भोजन का पूर्ण पाचन कर देते हैं। इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, यह आपको लिखना है। अगर एग्जाम में आए कि एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया क्या है तो इसको पूरा समझाना है। ठीक है, अब देखिए, ये जो अमीबा है, अमीबा का कुछ डायग्राम के साथ इसको समझते हैं। क्या है, अमीबा को डायग्राम के साथ समझते हैं। तो देखिए, अमीबा का आकार मैंने यहीं पर लिखाया था, इसका आकार निश्चित नहीं होता है, तो हम निश्चित नहीं होता है तो इसको किसी भी प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, ये अमीबा है। ठीक है, ये अमीबा का क्या है, केंद्रक। क्या है, केंद्रक। ठीक है, और ये क्या है, खाद्य कण। ये क्या है, खाद्य कण। ठीक है, ये क्या है, खाद्य कण। ठीक है, आपको पूछा जाएगा एंडोसाइटोसिस क्रिया को समझाइए, तो सब पूरा लिखना पड़ेगा आपको। 2-3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सब पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज हो गई। ठीक है, फर्स्ट स्टेज हो गई। दूसरी स्टेज में क्या है, अमीबा इस भोजन को कूटपाद के माध्यम से ग्रहण करेगा। ठीक है, नजीक बुलाएगा, तो इसने ये भोजन को यहां बुला लिया। ठीक है, ये इसका क्या है, केंद्रक, और ये क्या है, इसका खाद्य कण। ठीक है, ये क्या है, इसका खाद्य कण। ठीक है, अब आगे हम चित्र बनाते हैं। इसने भोजन को पूर्ण रूप से पकड़ लिया है। ठीक है, इसने भोजन को ये पकड़ लिया। ठीक है,
इसने भोजन को पकड़ लिया है, ठीक है। तो यहां पर इसका क्या हो गया, ये केंद्रक हो गया, केंद्रक हो गया। और ये क्या हो गया, इसका खाद्य कण, ये क्या हो गया, इसका खाद्य कण हो गया। ये कौन सी स्टेज हो गई, तीसरी स्टेज। अब है लास्ट चौथी स्टेज, ठीक है। 4 स्टेज में हमने अमीबा का जो भोजन को ग्रहण कर रहा है उसकी सब पूरी प्रक्रिया समझाई है, ठीक है। अमीबा ने अपना क्या कर लिया है, इसको अंदर घुसा करके इसका पूरा पाचन कर दिया, ठीक है। ये तो क्या है, इसका केंद्रक। और इसने ये जो खाना पकड़ा था उसका क्या कर दिया, पाचन, ठीक है। तो ये ऐसे लिखना है। आप सभी से पूछा जाएगा कि अमीबा में पोषण क्या है, तो ये सब पूरी प्रक्रिया आपको लिखनी है, ठीक है। तो आप सभी से उम्मीद है कि आपने ये लिख लिया होगा या फिर जल्दी से लिख लें। हम आगे टॉपिक को, अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना नहीं भूलना है, ठीक है। आप जल्दी इसको लिखिए। और ये एक कोश की जीव है और इसमें विषमपोषी पोषण है, ठीक है। तो आप सभी को ये लिखना है। इसके बाद में मैं एक और पढ़ाऊंगा इसी के मिलता जुलता, इसका मिलता जुलता का नाम है पैरामीशियम। और पैरामीशियम भी क्या है, एक कोश की जीव है। तो आप सभी इसको जल्दी से लिखिए। तो आशा है, उम्मीद है आप सभी ने ये लिख लिया होगा। हम इसको मिटाने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं लिखा है तो वीडियो को बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर लिख लेना है। आप मेरे साथ साथ चलोगे ना तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आने दूंगा और आपकी अच्छी से परसेंट बनवाने की मेरी गारंटी रहेगी। आपको खाली पढ़ना है, ठीक है। मैं ये तो नहीं, आपकी बदली पढ़ तो नहीं सकता ना, तो आपको पढ़ना तो खुद को ही पड़ेगा, बाकी मेरा काम है, ठीक है। टीचर का मतलब होता है समझाना, ठीक है। और विद्यार्थी का मतलब होता है समझना और पढ़ना। यह कहता हूँ गोली या फिर एंटीबायोटिक तो है नहीं जो मैं आपको पिला दूं और आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगला है किसमें, पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या है, पैरामीशियम क्या है, पैरामीशियम। तो पहली बात क्या है, पैरामीशियम कैसा है, एक कोश की जीव है, ठीक है। अब पैरामीशियम के बारे में पहले हमने अमीबा के बारे में समझा, अब किसके बारे में समझेंगे, पैरामीशियम के बारे में। तो पहली बात सुनिए, पैरामीशियम क्या है, यह एक कोश की जीव है, ठीक है। यह एक कोशिकीय जीव है, यह एक कोशिकीय जीव है, यह एक कोशिकीय जीव है जो, या फिर इधर लिखता हूं, जिसका आकार, जिसका आकार निश्चित होता है, ठीक है। पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है, ठीक है। और अमीबा का आकार कैसा था, अनिश्चित था, यानी कि निश्चित नहीं था, जबकि पैरामीशियम का आकार निश्चित है। यह है पश्चमाभ के माध्यम से, पश्चमाभ के माध्यम से अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। पश्चमाभ के माध्यम से अपना भोजन ग्रहण करता है। आगे लिखना क्या है, यानी पहली बात, यह एक कोश की जीव है जिसका आकार निश्चित होता है, यह पश्चमाभ के माध्यम से अपना भोजन ग्रहण करता है। इसका भोजन, इसका भोजन करने का स्थान, भोजन करने का स्थान निश्चित होता है, भोजन करने का स्थान निश्चित होता है। जो ये भोजन करता है उसका स्थान, इसका भोजन करने का जो स्थान है वो निश्चित होता है, ठीक है। तो ये पैरामीशियम के बारे में लिखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि पैरामीशियम, तो पैरामीशियम के बारे में ये लिखना है। और अमीबा के बारे में पूछा जाए तो अमीबा के बारे में मैंने इससे पहले बताया था, ठीक है। तो आप सभी इसको जल्दी लिखिए। आशा है, उम्मीद है आप सभी ने लिख लिया होगा। हम आगे चलते हैं।
अगला है पाचन। क्या है? पाचन। पहले हम पाचन की डेफिनेशन को समझेंगे, ठीक है। पाचन क्या होता है? पाचन का मतलब होता है भोजन को हमने अंदर ग्रहण किया, ठीक है। उस भोजन का हमारे अंदर क्या होगा, धीरे धीरे पाचन होगा। जो रोटी खाई थी हमने, रोटी खाई थी, को दूध पिया था, उन सभी का क्या होगा, पाचन होगा। वे मोटे मोटे कण हैं, उनको महीन कणों में टूटा जाएगा, ठीक है। तो यानी इसकी डेफिनेशन को समझें तो डेफिनेशन को समझने का कारण यही है कि जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं उनको सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटना ही क्या होता है, पाचन होता है, ठीक है। क्या होता है? पाचन होता है, ठीक है। मैं समझता हूं, एक बार आपको समझाता हूं कि हमने रोटी खाई, ठीक है। रोटी को हम क्या करते हैं, चबा चबा कर खाते हैं। क्या करते हैं? चबा चबा कर खाते हैं। और जितना ज्यादा चबा चबा कर खाओगे तो वह धीरे धीरे मीठा होता चला जाता है। क्या हो जाता है? मीठा होता चला जाता है। उसका कारण है ग्लूकोज का बनना। क्या होता है? ग्लूकोज का बनना, ठीक है। तो ग्लूकोज कैसा होता है? मीठा होता है, तो धीरे धीरे उसमें क्या हो जाता है, मीठा लसलसा होता चला जाता है, ठीक है। और मीठा होने का कारण है उसमें कि जो जटिल कार्बनिक पदार्थ थे, स्टार्च था, मतलब हमने रोटी खाई तो रोटी स्टार्च था, वो धीरे धीरे टूट टूट कर किसमें बड़ा, कार्बोहाइड्रेट में बदला। अगर आपने ज्यादा चबा लिया तो वो ग्लूकोज में बदल जाता है, ठीक है। आगे आपकी समझ में? तो पाचन क्या हो सकता है, यानी जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है, ठीक है। तो क्या लिखना है आपको, जटिल जटिल कार्बनिक जटिल कार्बनिक पदार्थों का पाचन तंत्र द्वारा, पाचन तंत्र का मतलब समझ गए आप कि पाचन तंत्र का मतलब है जो पाचन की क्रियाओं में जो भाग ले रहे हैं, जो अंग या फिर तंत्र जो भाग ले रहे हैं, जैसे कि मुख में हो रहा है तेरे को, एंजाइम है वो पाचन करते हैं कार्बोहाइड्रेट का, लार है, लार में एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन एमाइलेज, वो क्या करते हैं, पाचन करते हैं भोजन का। तो वे सभी जो तंत्र है वो सभी, छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई, आमाशय हो गया, ठीक है, मुख हो गया, इन सभी में जो पाचन हो रहे हैं, ये जो तंत्र है पूरा, ये इसको क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो जटिल कार्बनिक पदार्थों का पाचन तंत्र द्वारा, पाचन तंत्र द्वारा, पाचन तंत्र द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटना, सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटना, टूटना ही पाचन कहलाता है, ठीक है। तो पाचन की डेफिनेशन क्या हो गई, यानी जटिल कार्बनिक पदार्थों का पाचन तंत्र द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटना ही पाचन कहलाता है। और यह जो क्रिया होती है, सपूरी क्रिया जो जिस तंत्र के माध्यम से संपन्न होती है, उसी तंत्र को हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं, ठीक है। यानी कि क्या कह सकते हैं, पाचन की क्रिया जिस तंत्र के माध्यम से संपन्न होती है उसी को हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे हम एक और डेफिनेशन लिखाते हैं, पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र क्या है, पाचन की क्रिया, पाचन की क्रिया जिस तंत्र के माध्यम संपन्न होती है, जिस तंत्र के माध्यम से संपन्न होती है, संपन्न होती है, संपन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। यानी कि पाचन की क्रिया जिस तंत्र के माध्यम से संपन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। तो आप सभी इस डेफिनेशन को जल्दी से लिखना है। और हम इस जो ये भोजन को बदल रहे हैं, इसकी एक यहाँ पर एक रिएक्शन भी लिखाना चाहते हैं, तो उस रिएक्शन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपको उससे जो पाचन की क्रिया, जब आपसे पूछी जाएगी पाचन की डेफिनेशन लिखिए, तो पाचन की यानी परिभाषा लिखेंगे, पाचन के साथ साथ एक फॉर्मूला लिखना है। उस फॉर्मूला यहाँ पर लिखता हूँ मैं इसको, C6H10O5, ठीक है। C6H10O5 इसको क्या बोलते हैं, स्टार्च। ये क्या है, स्टार्च। ये क्या है, पाचन तंत्र।
ये क्या है? पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र जब किसको किस में तोड़ेगा? ग्लूकोज में, C6H12O6। ठीक है, C6H12O6 ये क्या हो गया? ग्लूकोज। ये क्या हो गया? ग्लूकोज। ठीक है, तो आप सभी इसको जल्दी से लिखिए। आशा है, उम्मीद है आप सभी ने ये लिख लिया होगा। हम आगे टॉपिक की ओर चलते हैं। ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो वीडियो को बैक ले लेना है। अगला है जो कुछ एंजाइम हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के एंजाइम, प्रोटीन के एंजाइम और वसा के एंजाइम और न्यूक्लिक अम्ल के एंजाइम, जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं, जो पचाते हैं, उन एंजाइमों के हम इधर नाम लिखेंगे और वे पदार्थों के नाम इधर लिखेंगे। ठीक है, तो पहला है कार्बोहाइड्रेट। पहला क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन कौन से एंजाइम करते हैं? तो आप सभी जानते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा कभी। तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन जो एंजाइम होते हैं, पहला होता है टाइलिन। ठीक है, क्या होता है? टाइलिन। जो किस में पाया जाता है? लार में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? लार में। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम। ठीक है, दूसरा लार में एंजाइम पाया जाता है एमाइलेज। क्या कौन सा पाया जाता है? एमाइलेज। तो इस बात को याद रखना, जो मुख में जो पाचन हो रहा है, मुख में पाचन, जो मुख में जो पाचन हो रहा है वो सभी किसका हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो मुख में क्या होती है? लार होती है। और लार में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? टाइलिन और एमाइलेज। कौन कौन से होते हैं? एमाइलेज। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है कि लार में दो एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और एमाइलेज, और एक और एंजाइम पाया जाता है जो नगण्य मात्रा में पाया जाता है, जिसका नाम है लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम। कौन सा एंजाइम है? लाइसोसोम एंजाइम। ठीक है, तो आप सभी को यही लिखना है, दो लिखना है कि टाइलिन और एमाइलेज दो एंजाइम होते हैं, वो लार में पाए जाते हैं। ये तो फिर नगण्य मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसको मत लिखो, इसको लिखो। दो एंजाइम पाए जाते हैं जो किसका पाचन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। किसका पाचन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मुख में पाचन जो होता है किस प्रकार का होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। मुख में पाचन कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। ठीक है, तो आप सभी को मैं लिखा रहा हूं इन एंजाइमों के नाम लिखने। टाइलिन, एमाइलेज और उस नगण्य मात्रा के एंजाइम को भी लिख देते हैं लाइसोजाइम। कौन सा होता है? लाइसोजाइम। ये नगण्य मात्रा में पाया जाता है, जो जीवाणुओं को तो भक्षण ही कर देता है। ठीक है, तो लाइसोजाइम भी कह सकते हैं। ठीक है, और अगला एंजाइम हो सकता है इसका माल्टेज सुक्रेस। ठीक है, सुक्रेस क्या करता है? सुक्रोज का पाचन करता है। माल्टेज जो होता है माल्टोज का पाचन करता है। ठीक है, तो टाइलिन हो सकता है, एमाइलेज होता है और लाइसोजाइम नगण्य मात्रा में होता है। ठीक है, और क्या कह सकते हैं? माल्टेज और अगला है सुक्रेस। कौन सा है? सुक्रेस। ठीक है, ये जो चार पांच एंजाइम जो होते हैं, टाइलिन, एमाइलेज और लाइसोजाइम, माल्टेज और सुक्रेस। ठीक है, ये सभी जो एंजाइम होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। किसका पाचन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। ठीक है, तो आप सभी को लिखना है कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन कौन से एंजाइम करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के ये एंजाइम पाचन करते हैं। टाइलिन, एमाइलेज, लाइसोजाइम को तो नगण्य मात्रा में पाया जाता है, इसको तो आप रहने दीजिए। ठीक है, या फिर लिखते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो लाइसोजाइम को तो आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो यही लिखने हैं चार एंजाइम कि टाइलिन, एमाइलेज और माल्टेज, सुक्रेस। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। ठीक है, अगला है प्रोटीन। अगला क्या है? प्रोटीन।
और प्रोटीन का पाचन कौन करता है? आप समझिए, प्रोटीन दूध में पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैसीन प्रोटीन। ठीक है, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, और गाय के दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैरोटीन। कौन सी? कैरोसिन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, तो प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइमों के नाम बताते हैं। ठीक है, पहला है पेप्सिन। कौन सा एंजाइम है प्रोटीन का पाचन करने वाला? पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, अगला है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन का पाचन ही करता है। पहला है पेप्सिन एंजाइम जो होता है, और ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो सभी एंजाइम जो क्या करते हैं? प्रोटीन का पाचन करते हैं। अगला है काइमोट्रिप्सिन। कौन सा है? काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, काइमोट्रिप्सिन एंजाइम होता है, ये भी क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, अगला है रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम भी क्या करता है? दूध का पाचन करता है। ठीक है, आमाशय में बच्चों जो होते हैं, बच्चों में जो आमाशय होता है उस आमाशय में रेनिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, तो आप सभी ने ये लिख लिए होंगे, पेप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, काइमोट्रिप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम जो होते हैं ये प्रोटीन का क्या करते हैं? पाचन करते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन के क्या है? पाचक एंजाइम है। ठीक है, अगला है तीसरा बसा। बसा फैट। क्या है? फैट, बसा। अब बसा का पाचन कौन करता है? एक सिंगल एंजाइम है जो है लाइपेज। क्या है? लाइपेज एंजाइम जो होता है वो बसा का पाचन करता है। ठीक है, और बसा किस में पाई जाती है? घी, तेल, सभी में। घी, तेल, ऐसे जो मतलब तेलीय पदार्थ होते हैं उन सभी में बसा पाई जाती है। ठीक है, तो लाइपेज एंजाइम जो होता है वो किसका पाचन करता है? बसा का पाचन करता है। ठीक है, अगला है चौथा न्यूक्लिक अम्ल। कौन सा होता है? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल का पाचन कौन करता है? न्यूक्लिक अम्ल का पाचन कौन करता है? तो न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियेजेज। कौन करता है? न्यूक्लियेजेज। न्यूक्लियेजेज और न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियेजेज और न्यूक्लियोटाइडेज। ठीक है, ये सभी एंजाइम जो होते हैं ये न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करते हैं। न्यूक्लियेजेज एंजाइम जो होता है वो न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है, और न्यूक्लियोटाइडेज जो होता है वो न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है। ठीक है, तो ये सभी हैं, ये सभी क्या है? पाचक एंजाइम है जो इनका पाचन करते हैं, इन खाद्य पदार्थों का पाचन करते हैं। ये क्या है? ठीक है, ये खाद्य पदार्थ हैं, यानी कि ये पोषक पदार्थ हैं। पोषक पदार्थ नहीं, सॉरी, ये क्या है? मतलब उसमें घटक पाए जाते हैं। भोजन के क्या है? घटक। भोजन के घटक हैं, भोजन घटकों को क्या पाचन कर रहे हैं ये। ठीक है, टाइलिन, एमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेस, कार्बोहाइड्रेट पाचन करते हैं। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, रेनिन प्रोटीन का पाचन करते हैं। लाइपेज बसा का पाचन करता है। न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियेजेज जो होता है न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है। ठीक है, आप सभी इसको जल्दी से उतारिए, इसको समझिए। इसमें से पूछा भी जा सकता है कि जब आप पाचन तंत्र पढ़ोगे, मानव का पाचन तंत्र पढ़ोगे, उसमें इन एंजाइमों की जरूरत होती है जो आपको वहां पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, आशा है, उम्मीद है आप सभी ने ये लिख लिया होगा। हम आगे चलते हैं, या नहीं लिखा है तो वीडियो को बैक ले लेना है। ठीक है, तो आगे एक डेफिनेशन है जिसका नाम है पाइसियन। ठीक है, क्या है? पाइसियन। उस पाइसियन का मतलब होता है इंग्लिश में इमल्सिफिकेशन। क्या है? इमल्सिफिकेशन। और इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है लाइपेज एंजाइम द्वारा बसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। लाइपेज एंजाइम द्वारा बसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन कहलाता है, पाइसियन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाइसियन कहलाता है। ठीक है, पाइसियन। ठीक है, पाइसियन। और पाइसियन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। क्या है? EMULISIFICATION। ठीक है,
ये क्या है, एमल्सिफिकेशन। ठीक है, तो देखिए पाइशियन और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन। ठीक है, और इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है लाइपेज एंजाइम द्वारा वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। ठीक है, इसका एक ही एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम जो होता है वो किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, वसा का, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, फैट। ठीक है, फैट का पाचन करता है कौन, लाइपेज एंजाइम। ठीक है, तो मैं इसको, इसकी डेफिनेशन को लिखता हूं, लिखिए, तो लिखिए लाइपेज एंजाइम द्वारा, लाइपेज एंजाइम द्वारा वसा को, लाइपेज एंजाइम द्वारा वसा को छोटे 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 टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, यही क्या कहलाता है, पाइशियन कहलाता है। क्या कहलाता है, पाइशियन कहलाता है। और पाइशियन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एमल्सिफिकेशन। ठीक है, तो क्या लिखना है, यानी लाइपेज एंजाइम द्वारा वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाइशियन कहलाता है, एमल्सिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, आप सभी ने ये लिख लिया होगा। देखिए पहले भाग में हमने पढ़ा, 6 पार्ट को पढ़ा था, जैव प्रक्रम। ठीक है, इसी का हमने दूसरे भाग को पढ़ा है। ठीक है, इसमें ये सभी पढ़ी हैं, पाइशियन पढ़ा था, और अमीबा में पोषण पढ़ा था, और त्यारे को पैरामीशियम में पढ़ा था। ठीक है, पाचन तंत्र को पढ़ा था। अब इससे आगे तीसरे भाग में हम पढ़ेंगे मानव में पाचन। ठीक है, मानव में पाचन या फिर पोषण। ठीक है, पोषण को हम पढ़ेंगे, फिर उससे अगले भाग में हम पढ़ेंगे थे उत्सर्जन, यानी कि श्वसन। पहले उत्श्वसन को पढ़ेंगे, श्वसन को पढ़ेंगे, फिर उससे अगले भाग में हम उत्सर्जन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ये यहां तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जैव प्रक्रम में 2 भाग कंप्लीट हो चुके हैं। अब तीसरे भाग में हम किसको पढ़ेंगे, मानव में पोषण को पढ़ेंगे, फिर चौथे भाग में हम श्वसन को पढ़ेंगे, मानव में श्वसन को पढ़ेंगे, फिर 5वें भाग में हम उत्सर्जन को पढ़ेंगे, मानव में उत्सर्जन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो लंबी हो सकती है, आगे आने वाली भाग 3 जो हो सकती, वीडियो लंबी हो सकती है। ठीक है, धैर्य बनाए रखना है, और वीडियो को जो मानव में जो पोषण पढ़ाऊंगा मैं, तो उसको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊंगा आपको, वेरी एक बार बहुत फोकस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, और इन सभी को क्या करना है, आप सभी को रिवाइज करके आना है, ताकि उस वीडियो में आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं आए। ठीक है, तो हम वीडियो को ख़त्म करते हैं।